नो पॉलिटिकल अफिलिएशन, न्यूट्रलिटी, क्रेडिबिलिटी, यही 3 गुणों ने सुशीला कार्की को नेपाल को संभालने, बचाने और आगे बढ़ाने लायक बना दिया। नेपाल के नौजवान, जेंजी के वो जोशीले नौजवान जो किसी की सुन नहीं रहे थे, वो सुशीला कार्की को देश की नेता मानने के लिए तैयार हो गए। आज जब नेपाल में तबाही मच रही है और सुशीला कार्की में नेपाल के नौजवानों को भविष्य दिख रहा है, उसका बैकग्राउंड सुशीला कार्की का बीता हुआ कल है जो उनके काम से जुड़ा है, स्वभाव से बंधा है। नेपाल के जेंजी के जोशीले नौजवानों को जो करना था कर दिया। मकसद सही या गलत, तरीका सही या गलत, इस पर बहस होती रहेगी। मुद्दा ये है कि आगे हमेशा हिंसा विरोध प्रदर्शन जारी नहीं रख सकते। जेंजी ने ओली की सरकार उखाड़ फेंकी, लेकिन अब आगे सवाल ये है कि कौन संभालेगा नेपाल। एक चर्चा चल रही थी कि काठमांडू के मेयर और यूथ आइकॉन बालेंद्र शाह को लेकर, लेकिन वो सत्ता संभालने में इंटरेस्ट नहीं हुए। उन्होंने नाम लिया है सुशीला कार्की का, जो बन सकती है नेपाल की अंतरिम सरकार की अंतरिम प्रधानमंत्री। इसीलिए नेपाल से लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो गई है सुशीला कार्की की, जो बनी है हमारी शो का चर्चित चेहरा। नेपाल को आगे नए सिरे से चुनाव कराना होगा, चुनाव से सरकार चुननी होगी। जब तक ये सब होगा, नेपाल को संभालने बांधने का जिम्मा सुशीला कार्की को सौंपे जाने की संभावना बहुत तेज है। सुशीला कार्की ने इशारा किया है कि ऐसा कुछ हुआ तो जिम्मेदारी ले सकती हैं। अब तक पीएम के दावेदार माने जा रहे बालेंद्र शाह भी सुशीला कार्की का नाम उन्होंने आगे बढ़ाया है। ऐसी रिपोर्ट है कि नेपाल सेना के चीफ जनरल अशोक राज सिग्देल ने भी उन्हें मनाने के लिए घंटों तक कोशिश की, तब जाकर उनका आगे बढ़ा, जिसके लिए जेंजी प्रदर्शनकारी भी राजी हुए। सुशीला कार्की भारत को लेकर पॉजिटिव रही हैं, पीएम मोदी की प्रशंसकों में हैं। सुशीला कार्की कतई राजनीतिक नहीं रही हैं, वो तो नेपाल की पहली चीफ जस्टिस रही, उस पद से भी रिटायर हो गई। सुशीला कार्की नेपाल के विराटनगर की रहने वाली हैं। परिवार की 7 संतानों में सबसे बड़ी सुशीला का जन्म 1957 में विराटनगर में हुआ। वहीं से 1972 में ग्रेजुएशन किया। भारत आकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स के बाद लौट गई नेपाल। त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से लॉ करने के बाद वकालत के प्रोफेशन में आ गई। तब कहाँ पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि सुशीला कार्की नेपाल में इतिहास बनती जाएंगी। 1979 में वकील के तौर पर करियर शुरू किया। वकालत करते करते सुशीला कार्की 2019 में नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की जज बन गई। 5-6 साल में सुशीला कार्की ने खुद को इतना मजबूत बना लिया कि नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की भविष्य बन गई। पहले 2016 में एक्टिंग चीफ जस्टिस बनी, फिर जून 2017 तक नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस बनकर पहली महिला चीफ जस्टिस बनने का रिकॉर्ड बनाया। ये बड़ा सवाल है कि जज रहने वाली एक महिला कैसे देश बदलने पर उतारू नौजवानों की पसंद बन गई। जज रहते हुए सुशीला कार्की की इमेज कड़क रही, उनके फैसले नेपाल की सरकार को चुभते थे। 2017 में ऐसा भी वक्त आया कि नेपाल सरकार ने पद से हटाने के लिए संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाकर हटाने की कोशिश की। सरकार ने चीफ जस्टिस सुशीला कार्की पर पक्षपात करने, सरकारी काम में दखल देने के आरोप लगाए। जांच होने तक उन्हें सस्पेंड किया गया। तब तक सुशीला कार्की सत्ता विरोधियों के लिए स्टार बन चुकी थी। उस दौर में पुष्पकमल दहल प्रचंड नेपाल की 7 पार्टियों के अलायंस वाली सरकार चला रहे थे। सुशीला कार्की के खिलाफ सरकारी सख्ती से जनता भड़क गई। प्रचंड की सरकार में शामिल पार्टी ने भी विरोध कर दिया। इतना बड़ा हंगामा हुआ कि सरकार को कदम पीछे खींचने पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने संसद को सुशीला कार्की के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर आगे बढ़ने से मना किया। सरकार इतनी प्रेशर में आई कि उसने संसद से महाभियोग प्रस्ताव वापस ले लिया। सुशीला कार्की ऐसी जज बन गई जिसने सत्ता के आगे घुटने नहीं टेके। सुशीला कार्की ने जब चीफ जस्टिस की शपथ ली थी, तब भी केपी शर्मा ओली नेपाल के पीएम हुआ करते थे। सुशीला कार्की ने भारत आकर बीएचयू में पढ़ाई की। वहीं दुर्गा प्रसाद सुवेदी से भी मिली, जो नेपाल कांग्रेस के यूथ लीडर थे और आगे चलकर सुशीला कार्की के पति बने। दुर्गा प्रसाद ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सुशीला ही सिंदूर हार लेकर मेरे पास शादी के लिए आई थी। मैं हैरान था कि मेरे पास ना तो नाम है, ना पैसा,
फिर क्यों कर रही शादी? सत्ता विरोधी नेचर के दुर्गा प्रसाद सुवेदी नेपाल में बड़े विवाद में फंसे। नेपाल में हाईजैकर कहा जाता है। उन्होंने 1973 में नेपाल एयरलाइंस का प्लेन हाईजैक किया था, जो बैंक के 32 लाख लेकर जा रहा था। पैसे उन्होंने नेपाली कांग्रेस के नेता गिरिजा प्रसाद कोइराला को दिए ताकि नेपाल में राजा महेंद्र वीर विक्रम शाहदेव की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हथियार खरीदे जा सके। हाईजैक प्लेन बिहार के फारबिसगंज में लैंड कराया गया। दुर्गा प्रसाद वाराणसी में छुपे थे। इमरजेंसी के दिनों में इंदिरा सरकार ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने अपनी कहानी बताने के लिए विमान विद्रोह नाम से किताब लिखी। एक वक्त था जब सुशीला कार्की भी सत्ता विरोधी रही। राजा महेंद्र ने 1961 में वीपी कोइराला की सरकार बर्खास्त कर सत्ता पर कब्जा कर लिया। राजतंत्र में पंचायत नाम की नई व्यवस्था बनी। राजनीतिक पार्टियां गतिविधियां बैन हो गई। सब कुछ राजा हो गए। 1990 यानी करीब 30 साल नेपाल ने राजा का युग देखा। उसी दौर में सुशीला कार्की पंचायत के खिलाफ हुई तो जेल जाना पड़ा। करीब 9 महीने तक जेल में रहते हुए उन्होंने जेल में बिताए अनुभवों पर कारा नाम की किताब लिख दी। आगे चलकर चीजें ऐसी बदली कि कार्की चीफ जस्टिस बन गई। नेपाल चल नहीं रहा है, जल रहा है। होटल जले, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग जली, डेमोक्रेसी की हर इमारत नेस्तनाबूद कर दी गई। जेन जे यानी नौजवानों का आंदोलन चल रहा। शासन सरकार के खिलाफ। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली इस्तीफा दे चुके हैं। इस्तीफे के बाद एक्टिंग पीएम होने के बाद भी उनका अता पता नहीं। सेना के सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल भी नहीं दिख रहे। राष्ट्रपति निवास तक जेनजी प्रदर्शनकारी पहुंच गए तो उन्हें भी बचाकर निकाला गया। तब से बड़ा सवाल बना हुआ है कि नेपाल कौन चला रहा है। आपका चर्चित चेहरा के इस एपिसोड पर क्या कुछ कहना है, क्या राय है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।